आज हम इस समय साथियों एक अच्छा नाम कमाने वाले हैं, जिनका नाम है श्रीमान विनय पाठक जी, जो इस समय मुंबई में पत्रकारिता करते हैं। एबी न्यूज़ चैनल इनका है और एक अखबार भी है। उन सभी से अवगत कराएँगे और अभी हमारे पड़ोस में ही बैठे हैं, इनके निजी आवास बीसलपुर में और इनका जो जन्मस्थली गाँव है, उससे भी हम आपको अवगत कराएँगे। और सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से अपने बीसलपुर क्षेत्र के सभी रहवासियों को होली की शुभकामनाएं और आपके चैनल के लिए यही अपील कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि गजराम ऐसी पत्रकारिता करते हैं जिन्होंने मैं मुंबई से आया और उन्होंने आके हमारा इंटरव्यू लिया। इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं गजराम सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। निरंतर आप जो है मुंबई में बैठकर और यहाँ की भी समस्याएँ हैं, ईमानदारी पूर्वक दिखाते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ। तो कब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में पहुँचे हैं और कब आपकी जो जन्मस्थली है, सभी के बारे में थोड़ा अवगत करें? गजराम जी हमारी जन्म स्थली पीलीभीत जनपद बीसलपुर का ग्राम है गुजरौला। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। बीसलपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। गुजरौला से रहने के बाद फिर बीसलपुर मोहल्ला बख्तावर लाल में हमारा आवास है और इस आवास पे रह के हम पढ़े लिखे पढ़े हुए आगे बढ़े और पत्रकारिता के क्षेत्र में हम वर्ष 1990 और 91 में पढ़े और दैनिक आज समाचार पत्र हुआ करता था। उस समय हिंदुस्तान में नंबर 1 का हिंदी अखबार के रूप में जाना जाता था। बनारस से प्रकाशित होने वाला एक उसका संस्करण बरेली में भी प्रकाशित होता था, दैनिक आज। उस समाचार पत्र से हमने अपनी पत्रकारिता का जीवन शुरुआत की थी। सन 1991 के बाद लगातार दैनिक आज में 1996-97 तक हम आज से ही जुड़े रहे। ब्यूरो चीफ के रूप में फिर बरेली डेस्क पे काम किया और समय रह रहे थे। उसके बाद मैं इंडिया टीवी चला गया दिल्ली। दिल्ली में 2 साल इंडिया टीवी, फिर एक संवाद केसरी मैगजीन थी। मैगजीनों में काम करने के बाद पीटीआई, एएनआई, भाषा वार्ता एक एजेंसियां हुआ करती थी, जिसमें हमको पीटीआई ने बॉम्बे के लिए चुना। उस समय एजेंसियां काम करती थी और एजेंसियां जब काम करती थी उस समय न्यूज पीटीआई भाषा वार्ता के नाम से हुआ करती थी। संजय श्रीवास्तव जी हमारे हेड हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप पत्रकारिता जो है अगर करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हैं, तो एजेंसी में करें और मुंबई जैसे महानगर में जाके शुरुआत करें। तो मैं 2001 या 2 में बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे में पहुंचने के बाद हमने वहाँ से पत्रकारिता शुरू की। लेकिन कुछ अल्प समय बाद ही फिर लगा कि हम कब तक किसी के सहारे, कब तक चलेंगे साहिल के किनारे-किनारे। तो समुद्र में तो उतरना ही पड़ेगा जब उसमें काम करते हैं। तो 2006 में हमने अहिंसक भारत नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और लगातार अहिंसक भारत आज भी प्रकाशित हो रहा है। युग बदला, समय बदला, समय के हिसाब से परिस्थितियां बदली, सोशल मीडिया का ज़माना आया। उस सोशल मीडिया के ज़माने के तहत हमको भी अपना स्वरूप बदलना पड़ा। हमने एबी न्यूज़ करके एक न्यूज़ चैनल खोला और आज वो अपने कीर्तिमान अर्जित कर रहा है। हमारे एबी न्यूज़ अहिंसक भारत के पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्टर मौजूद है। और बाकी आप राजनीतिक क्षेत्र में मुंबई, महाराष्ट्र में, इसमें आपको दायित्व भी मिला हुआ है और एक बड़ा पद मिला है। तो क्या दायित्व है? राजनीतिक रूप में अगर देखा जाए तो जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की तभी से मैं राजनीतिक जीवन से था। गांधी परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहा। श्रीमती मेनका गांधी 89 में चुनाव लड़ने आई, तब से उनके साथ जुड़ा रहा। वो जहाँ जहाँ पहले निर्दलीय लड़ी, फिर वो जनता दल से लड़ी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चली गई। उनके साथ हमेशा हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा और मेनका जी के साथ जुड़ा रहा। अंत में जब बॉम्बे पहुंचा तो रुझान भारतीय जनता पार्टी में था, चूंकि देशभक्त पार्टी है और कहीं भी ये नहीं लगता था कि मैं किसी दूसरे दल में जाऊं, क्योंकि ऐसी पार्टी जो केवल देश के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए सोचती है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन की और आज मुंबई में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा का। और बाकी थोड़ा दादा ये भी अवगत करा दीजिए, जो हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं बहुत से और बाकी पोर्टल भी चलाते हैं अपने और साथ में जो अखबार वाले भी हैं। तो ये भी अधिकांश जो हैं एक दूसरे को कहीं न कहीं फँसाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्या इनको ये सब करना चाहिए? सही बात अगर देखा जाए तो एक शब्द हुआ करता है सहयोग और सामंजस्य। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये विकृत मानसिकता है, क्योंकि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, पत्रकारिता हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो सब मिलजुल कर काम करना चाहिए।
अगर हम ये कहें कि सब एक दूसरे को फंसाने का प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि ईर्ष्या और स्पर्धा दो पहिए एक साथ चलते हैं। अगर ईर्ष्या के पहिए पे आप गाड़ी पे सवार होते हैं तो इस तरह की मानसिकता पैदा होती है, और जब स्पर्धा की सीढ़ी पे काम करते हैं तो विनय पाठक जैसा आदमी निकल कर बम्बई पहुंचता है। तो आपको स्पर्धा में ध्यान देना चाहिए। और वर्तमान समय में आज गजराम के लिए विनय पाठक अगर फंसाने का प्रयास करेंगे तो पता लगा कि कल गजराम विनय पाठक को फंसाने का प्रयास करेंगे, क्रम चलता रहेगा। पत्रकारों के लिए दायित्व है अच्छी दिशा देने का, और वही पत्रकार आपस में मतभेद और मनभेद विकृतियां पैदा करके मानसिकता लेके कि हम इसको फंसाएंगे तो अच्छी बात नहीं। अपनी अपनी लेखनी, अपना अपना काम, अपना अपना ढंग, नजरिया सबका एक ही है कि समाज का अच्छा उत्थान करना, पीड़ित लोगों की आवाज ऊपर ले जाना। लेकिन अगर कहीं ये मानसिकता आती है, अगर कोई आपस में है भी, एक मंच पर सबको बैठ के अपने एक बंद कमरे में अगर कोई आपस में कोई मतभेद मनभेद हो जाते हैं तो दूर करना चाहिए, ना कि ये कोई फंसाने और फंसने का काम करना चाहिए। मैं जिस शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ वहां पर एक छोटे से पत्रकार के साथ यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म पे सब आके खड़ा होते हैं। तो लोगों को अगर हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको सही मायने में जानकारी लेना चाहिए कि पत्रकार पत्रकार होता है। अब तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पत्रकारिता के रूप में सोशल मीडिया को इतना बढ़ावा कर दिया है कि रोजगार भी मिल रहा है, लोगों की बात भी उठ रही है, मीडिया पे सवाल उठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया कभी कभी उन लोगों की बातों तक नहीं पहुंच पाता जहां गजराम पहुंच जाते हैं। मुझे याद है कि रसायन खानपुर का मामला था, वो आपने जाके जिस तरह से मामले को उठाया, तो मैं समझता हूँ कि और वो सैटेलाइट वाले चैनल वाले नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं आज तीनों प्लेटफॉर्म, अगर किसी भी पार्टी में जाओ तो सबसे पहले सोशल मीडिया का नाम आता है कि सोशल मीडिया का प्रमुख कौन है, प्रभारी कौन है, आईटी सेल में कौन है। तो वो कहीं न कहीं मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म मजबूत है, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और सौभाग्य से गजराम जी बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं तीनों प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हूँ। मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया का भी अपना है, मेरा प्रिंट मीडिया का हिंसक भारत चल रहा है, मेरा न्यूज़ चैनल चल रहा है मुंबई टुडे के नाम से, जो के मूवीज़ पे रिलीज़ होता है, पूरे महाराष्ट्र में दिखाया जाता है। लेकिन मैं कभी भी ईर्ष्या अपने किसी भी से सहयोगी से नहीं करता कि ये प्रिंट का है, ये सोशल का है, सबको बराबर। और बॉम्बे में आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अगर जी न्यूज़ का बूम लगा है, तो एबी न्यूज़ का भी सोशल मीडिया वाले का न्यूज़ वाले का बूम लगाने की परमिशन, अनुमति और समय देते हैं कि नहीं आप क्वेश्चन करिए। तो आप ये समझिए कि हमको स्पर्धा में जीना है, हमको स्पर्धा के साथ बढ़ना है। अपने अंदर जो हीन भावना है, मानसिक विकृति है, अगर गजराम से हमें कोई शिकायत है तो हम आपस में बैठ के दूर कर लेंगे, ना कि गजराम को कोई पुलिस स्टेशन में कोशिश करेंगे कि इसको फंसा दिया जाए, इसको इस झूठे मामले में फंसा दिया जाए। और ये चल रहा है, मैं समझता हूँ ये घातक है और इसको बंद किया जाना चाहिए। आपस में लोग अगर हमारी बात समझ रहे हैं और नई पीढ़ी की जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको ये निश्चित समझना चाहिए कि इस तरह की पत्रकारिता फिलहाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा ये भी अवगत करा दीजिए, परिवार में इस समय कौन-कौन है? परिवार में हमारे देखिए हमारे बच्चे हैं जो बीसलपुर में भी रह रहे हैं, अमन है, पत्रकारिता कर रहा है। हमारे परिवार में बच्चियों की शादी अच्छी जगह पे हुई है, एक मथुरा में है, एक हमारे पास में ही गाँव, एक हमने बाबा नीम करौली वाले के लड़के के लिए शादी की थी, वो दुर्भाग्य से वो एक्सपायर हो गई लड़की। तो मतलब ये हमारा परिवार सुखी संपन्न है। गुजरौला में खेती है, बीसलपुर में आप यहाँ बैठे हैं, ये हमारा आवास है, जिंदपुरा में हमारे पास खेती है, आवास है। आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए, समाज के उन पीड़ित दबे कुचलों की लोगों की आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहा हूँ। पत्रकारिता मेरा शौक नहीं है, मेरा मिशन और अभियान है, उसके लिए काम कर रहा हूँ। परिवार बड़ा सुख समृद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दादा, इस समय जो पहले की पत्रकारिता थी और आज की जो पत्रकारिता है, इसमें कितना अंतर है? देखिए गजराम जी, जब हमने पत्रकारिता शुरू की, जब अगर हम प्रिंट अखबार की बात करें तो न्यूज़पेपर आता था, तो बड़ा एक पेपर आता था मोहल्ले में तो लोग पढ़ते थे, और उस पत्रकारिता करने के लिए पत्रकार को जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी, स्टोरी लगानी पड़ती थी। अखबार अगर आ रहा है तो बस से आ रहा है, समाचार का अगर हम पैकेट भेज रहे हैं तो बस के माध्यम से भेज रहे हैं। उस समय मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना सहयोग, मैंने अभी आपसे कहा कि सहयोग की ज़रूरत होती है। तब हम समाचार लिखते थे, एक पैकेट बनाते थे और पैकेट को हम पता लगा कि बस के माध्यम से भेज रहे हैं। हमारे यहाँ एक गैस एजेंसी हुआ करती थी, उसके मालिक थे विनोद अग्रवाल, बेचारे हमेशा हमारे सहयोगी रहे, जब तक रहे, तो वो चाहे हम हों, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, तो विनोद अग्रवाल जी वो पैकेट हमारे न्यूज़पेपर के कार्यालय तक पहुँचाते थे
और अब इतना डिजिटल माध्यम है कि पत्रकारिता, न्यूज़ लाइव, स्टोरी कवर की। लेकिन हम जब पहले पत्रकारिता करते थे तो स्टोरी का वर्जन अगर विरोधी पक्ष भी होता था, हम विरोधी के यहाँ भी जाके उसका वर्जन लेते थे। लेकिन अब क्या देखते हैं कि स्टोरी लगा दी, क्या सत्यता है, क्या नहीं है, इसकी पुष्टि लगभग 50% पत्रकार नहीं कर पाते और उसका परिणाम है कि उसका संदेश लोगों के प्रति गलत जाता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल हो। सोशल में तो निश्चित ही रूमर टाइप की पत्रकारिता होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जिम्मेदारी पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। पता लगा कि हम कहते कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है। कई ऐसे उदाहरण हैं, वो उदाहरण देंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कहीं न कहीं इस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है कि वो देखना तथ्यों तक नहीं जाते। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब मैं पत्रकारिता कर रहा तो था नहीं उतना। उस समय हम लोग खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पीलीभीत के अंदर पूरी तराई में, उत्तर प्रदेश में गए, तो उस समय पत्रकारिता करना बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि AK-47 लेके खालिस्तानी समर्थक पत्रकारों के यहाँ चिट्ठियाँ भेजते थे कि ये हमारी प्रकाशित करनी है। अब चुनौती ये होती है कि इसको प्रकाशित करनी है, कैसे करनी है, नहीं करनी है, और अगर करते हैं तो क्या हमका इफ़ेक्ट पड़ता है। तमाम जाँचों से गुजरना पड़ता था कि अगर उनकी चिट्ठी प्रकाशित करते थे। लेकिन उस समय का प्रशासन जानता था कि पत्रकारिता हो रही, इसमें कोई समाज के विपरीत नहीं है। हम लोग उन खबरों को भी प्रकाशित करते थे, लेकिन तथ्यों के हिसाब से। जब हमारी कोई जाँच हो बैठती थी कि ये खबर कहाँ से आई, कैसे आई, तो हम लोग बाकायदा उसका सही ब्यौरा जाँच एजेंसियों को देते थे कि ये इस तरह की खबर आएगी, ये दूधिया आया, उसने हमको पत्र दिया और कहा ये खबर लगानी है। तो उसमें फिर कोई पत्रकार को घबराने उसकी ज़रूरत नहीं थी। पुलिस हमारी उत्पीड़न नहीं करती थी और हम लोग भी समझते थे कि पुलिस हमारे समाज का अंग है, और जब हम समाज के उसी अंग में हम रहते हैं, वही पुलिस हमारे समाज का अंग है। पुलिस किसी पत्रकार को उत्पीड़न मतलब मैं समझता हूँ कि दसियों साल तक मैंने किसी पत्रकार का उत्पीड़न अपने समय में नहीं देखा, कहीं भी। एक आध अगर क्राइम किया होगा, किसी पत्रकार ने जेल गया तो उसका वो अलग बात है। लेकिन पुलिसकर्मी जो है, हमेशा अगर कोई घटना घटित हो जाती थी तो तुरंत उसको अवगत कराते थे, अपनी जीडी मंगाई, जीडी के बाद क्या-क्या नाम है। बस ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते थे कि इन नामों का प्रकाशन ना किया जाए, क्योंकि मुलज़िम सतर्क हो जाएगा और भाग जाएगा। तो उसमें हम लोग सहयोग करते थे पुलिस का, कि पुलिस जो नाम बताती थी, तो हम लोग वो नाम प्रकाशित नहीं करते थे कि हाँ 3 अज्ञात, 3 मुलज़िमों के नाम नामज़द, इस तरह से पत्रकारिता होती थी। अब क्या होता है, अब तो पहली बात पत्रकारिता जब हम करने पहुँचते हैं तो वो डिजिटल ही एफआईआर निकल आती, तो वो नाम पहले ही आ जाते हैं। तो जब नाम पहले आ जाते हैं, जब मुकदमा लिखने जाता है उसी समय हमें पता लग जाता है कि नाम क्या है, तो हम पहले ही लिख देते हैं कि नाम, तो मुलज़िम सतर्क हो या भाग जाए। वो भली बात है, पुलिस तो पकड़ ही लेती, पुलिस के हाथ लंबे हैं। लेकिन ये फ़र्क है कि वर्तमान पत्रकारिता, पहले की पत्रकारिता, कि पत्रकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी और अब कितनी करनी पड़ती है। अब तो खबर दिखाई दी, लगा दी, बाद में देखते रहेंगे क्या है। जो फिलहाल अगर सही पत्रकारिता की दृष्टि से देखा जाए, तो ये पत्रकारिता हम नहीं मानते, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे पत्रकारिता चल रही है, इसलिए न्यूज़ लगा देते हैं। गजराम जी, बहुत फ़र्क है इसमें। और दादा थोड़ा ये भी बताइएगा कि इस समय जो इतने दुनिया में आज देख रहे हो सर्वाधिक पत्रकार हैं। पत्रकारों की संख्या जो है वो असंख्य होती जा रही है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है वह कहीं पर कम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सर्वाधिक कौन जिम्मेदार देखिए, भ्रष्टाचार का मामला ये है। भ्रष्टाचार के लिए अगर हम ये कहें कि पत्रकारों का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो नहीं है, सीधी-सी बात है। अगर आज आप सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो अगर आम नागरिक उस ₹100 के सर्टिफिकेट अगर किसी तहसील कचहरी में जाते हैं तो ना दे, जो उसकी फीस है वही दे, और वो ना दे, तो उसकी हिम्मत नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना। तो हमारी संस्थाएं बैठी हैं, उनकी आप शिकायत करिए। हम समझते हैं कि आम जनमानस को इसमें जागरूक होने की जरूरत है। इसमें पत्रकारिता का कहीं भी रोल नहीं है। पत्र अगर नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, तो आप पत्रकार के पास आइए। पत्रकार अगर आपका सहयोग नहीं करता है, तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकार दोषी है। जब पत्रकार आपकी बात सुनने के लिए बैठा है, विभाग आपकी बात सुनने के लिए बैठा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कहीं किसी रूप में कोई पत्रकार दोषी। जब तक खुद नहीं जागेगा आम जनमानस, तब तक निश्चित ये मान लो कि भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। आप कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके रोकते हैं भ्रष्टाचार, तो नरेंद्र मोदी का प्रयास है, सरकारी एजेंसियां हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी लगे हुए हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए, हर नेता लगा हुआ, हर क्षेत्र में हर आदमी मुस्तैद है। भ्रष्टाचार का मतलब एक टोल फ्री नंबर भी होगा, हर डिपार्टमेंट में नंबर है, RTI है,
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय हैं। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए पत्रकारों को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका अपनी निभानी पड़ेगी, तब जाके भ्रष्टाचार जो है वो कम भी होगा, खत्म नहीं हो सकता, ये निश्चित है। ये कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ एबी न्यूज के संपादक श्रीमान विनय पाठक जी। इसी के साथ साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं और इनका जो चैनल है उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।